हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम सबसे पहले पृथ्वी पर संपदा की, कि आखिर पृथ्वी पर संपदा किन किन रूपों में या कैसे कैसे पाई जाती है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे बाहर वाली परत है, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है और जो मृदा वाला भाग है, उसे क्या कहते हैं? हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% क्या है? पानी है, यानी 3/4 पानी है। यह भूमिगत रूप में भी पाया जाता है, यानी बाहर भी पाया जाता है और साथ ही साथ भूमिगत यानी भूमि के अंदर भी पाया जाता है। यह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में पाया जाता है। इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन सब को मिलाकर हम जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। ठीक है। तीसरा, वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल या चादर की तरह कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो संपदा है वो 3 रूपों में पाई जाती है, एक जल मंडल, एक स्थल मंडल और एक वायुमंडल के रूप में। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये आपके सामने चित्र दिया गया है, जिसमें देखो ये जो पृथ्वी की बाहरी जो वायुमंडल वाला भाग है, हवा वाला, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। फिर जो ये जल वाला भाग है, संपूर्ण जल मंडल, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जल मंडल। यानी संपूर्ण जो जल है उस भाग को कहते हैं जल मंडल। और संपूर्ण जो स्थल है, जो पृथ्वी है, उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। अब देखो वायुमंडल में कौन कौन शामिल है। तो वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें, जल वाष्प और धूल कण शामिल है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली गैसें, जल वाष्प और धूल कण। फिर बात करें जलमंडल की, तो पृथ्वी पर मौजूद जो समस्त जल है वो किसके अंदर गिना जाता है? जल मंडल में गिना जाता है। फिर बात करें स्थल मंडल की, तो पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग और मृदा मिलकर क्या बनाते हैं? स्थल मंडल बनाते हैं। और ये तीनों जब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम जैव मंडल नाम देते हैं। ठीक है, देखो चित्र में दिख रहा है आपको, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों क्या है? तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस एक दूसरे से जुड़े हुए अंतर संबंधित भाग को ही क्या कहते हैं? जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जैव मंडल क्या है। तो जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का वह क्षेत्र, जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों एक दूसरे से मिलकर जीवन को क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो जैव मंडल की परिभाषा क्या होगी? कि पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां पर वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों एक दूसरे से मिलकर जीवन के लिए जो संभावनाएं है, उन संभावनाओं को क्या करते हैं? बनाते हैं, ताकि जितने भी सजीव है वो वहां पर क्या रख सके? अपना जीवन का अस्तित्व बनाए रख सके। उस क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडल। जैसे जीव की बात करें तो उसके लिए वायु भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और स्थल भी जरूरी है, यानी तीनों चीजें जरूरी है। जब ये तीनों चीजें होगी तभी किसी सजीव का जो जीवन है वो बने रह सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज नष्ट होगी तो उस सजीव का जीवन जीना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब जो जैव मंडल है, वो जैव मंडल 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। कितने घटकों से? 2 प्रकार के घटकों से, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या है? जितने भी सजीव है वो सब जैविक घटक के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे पौधे, जंतु, कीड़े मकोड़े, जितने भी सजीव छोटे मोटे हो, चाहे वो सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल मछली हो, वो सब क्या है? जैविक घटक है। और दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, यानी निर्जीव, जैसे हवा, पानी और मिट्टी। तो जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैसा आपको चित्र दिख रहा होगा, ये जैव मंडल के 2 चित्र दिए हुए हैं, जिसमें देखो ये जल में रहने वाले पादप, मछलियां, ये स्थल मंडल पर मरे हुए जीव जंतु है ना, ये एनिमल इन ग्राउंड यानी भूमि के अंदर रहने वाले जीव,
ये भूमि के ऊपर रहने वाले जीव, एनिमल हो गया, बिल्ली हो गया, ये वनस्पति हो गई, है ना, ये वायु हो गई, ये पक्षियां हो गए, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन की श्वास वायु की। तो वायु है वो कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, वायुमंडल के अंदर या वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें अलग अलग प्रकार की गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितनी होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत कम मात्रा में न के बराबर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें या जिन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें विभिन्न गैसों का एक प्रतिशत दिया हुआ है। देखो नाइट्रोजन दी हुई है 78.08%, ऑक्सीजन दी हुई है 20.95%। ठीक है, फिर ऑर्गन दिया हुआ है 0.93%, एक्सॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये विभिन्न गैसों का क्या दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है। ये विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर क्या बनाती है, वायु बनाती है। ठीक है, अब बात करें वायुमंडल की भूमिका, कि आखिर वायुमंडल हमारे लिए जरूरी क्या है या वायु की हमारे लिए उपयोगिता क्या है। तो वायु उष्मा की क्या है, कुचालक है, वायु से होकर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको लगभग एक लेवल में क्या रखता है, मेंटेन रखता है, नियत रखता है। यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को क्या करता है, रोकने का काम करता है। वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो यह जो वायुमंडल है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये दिन के समय तापमान में होने वाली जो अचानक वृद्धि है उसको रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी क्या करता है, कम करता है, यानी रात को अधिक ठंडी होने से भी रोकता है। ठीक है, ये हमारे लिए वायुमंडल की भूमिका है। पहला, ये वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक है, जिसके कारण ये दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के तापमान को एक औसत स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय तापमान में अचानक कमी को रोकता है, जिससे न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी बनी रहती है। ठीक, आगे वायु की गति, यानी जो वायु गतिशील अवस्था में होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पवनें कहा जाता है। जो वायु गतिशील अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं, उसे पवन कहते हैं। तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से किस ओर होती है, स्थल की ओर होती है। क्यों, क्योंकि जो वायु है या जो पवनें है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो दिन के समय क्या होता है कि जो स्थल वाला इलाका होता है वहां पर सूर्य की गर्मी के कारण वो क्षेत्र गर्म हो जाता है और वहां पर वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो पवनें हैं वो पवनें क्या होती है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। रात के समय हवा की जो दिशा है वो कहां पर होती है, स्थल से समुद्र की ओर। रात के समय समुद्र पर उच्च वायु निम्न वायुदाब की स्थिति, जबकि स्थल पर उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र क्या होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की जो गति है वो किसका निर्माण करती है, वो पवनों का निर्माण करती है। ठीक है, अब जो पवनें हैं वो पवनें दो तरीके की होती है, एक स्थलीय समीर और दूसरी सागरीय समीर। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच हम अंतर को भी समझ लेते हैं। चलने की स्थिति, तो जो स्थलीय समर है वो स्थल से सागर की ओर चलती है। कहां पर, स्थलीय भाग से सागर की ओर, जैसा आपको मैप में दिख रहा है, तो यानी ये स्थल वाले भाग से समुद्र की ओर चलेगी। ठीक है, अब यू क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पर है ना, समुद्र पर कौन सी दाब की स्थिति होगी, निम्न दाब की, और स्थल पर कौन सी होगी, उच्च दाब की। तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है। ठीक है, तो ये पवनें उच्च दाब से सागरों पर निम्न दाब की ओर चलने लगती है। और ये जो पवनें हैं वो कब चलती है, वो रात के समय चलती है। कब चलती है, रात के समय।
यही बात करें सागरीय पवनों की, तो ये सागरीय पवनें सागर से स्थल वाले भाग की ओर चलती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर उच्च दाब होगा और स्थल वाले भाग पर कौन सा होगा, निम्न दाब होगा। ठीक है, और ये कब चलेगी, ये दिन के समय चलेगी। ठीक है, और जो ये पवनें हैं जो स्थल से समुद्र की ओर चल रही है, ये कौन सी पवनें होती है, ये शुष्क पवनें होती है। जबकि ये पवनें कैसी होती है, ये नमी युक्त पवनें होती है। ठीक है, ये जो पवनें हैं, ये पवनें तापमान में क्या करती है, ये तापमान में वृद्धि करती है, जबकि ये तापमान में क्या करती है, कमी, क्योंकि इनमें नमी होती है, तो नमी के कारण ये तापमान को कम करने का काम करती है। जो स्थलीय पवनें हैं वो वर्ष में ज्यादातर समय तक चलती रहती है, जबकि जो ये सागरीय पवनें हैं वो ज्यादातर केवल गर्मियों के समय, गर्मियों में दिन के समय ही ये चलती है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वर्षा क्या है। तो देखो वर्षा क्या है, यह आपको चित्र के जरिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये क्या है, ये जल वाला क्षेत्र है। कौन सा है, जल वाला, समुद्री क्षेत्र है, ऐसे कह लो, समुद्री क्षेत्र। तो होता क्या है कि दिन के समय ये सूर्य है, तो सूर्य की गर्मी के कारण, ठीक है, ये जो जल है ये क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, पानी क्या होता है, लगातार गर्म होता है, और गर्म होने के कारण जल क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, यानी जल वाष्पित होकर क्या होता है, ऊपर उड़ता है। ठीक है, और ये जल वाष्प उस जो ये वायु है, वो वायु इस जल वाष्प को क्या लेके जाती है, ऊपर। वहां पर क्या होती है, ये फैलती है, और फैलने के कारण क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद जब ये वायुमंडल में जल वाष्प पहुंचती है, तो वहां पर धीरे धीरे उसके क्षेत्र में वृद्धि होती है और ये ठंडी हो जाती है, और किसका निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, जब यही बादल किसी ठंडे क्षेत्र के ऊपर से होकर गुजरते हैं, तो इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, और ये जो जल है, ये जो जल वाष्प है, ये जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में क्या होता है, संघनित होता है, और ये जो बूंदे आकार में बढ़ जाती है, तो फिर अपने भार के कारण क्या होती है, वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है। आया समझ में। देखो फिर से एक बार सुन लो क्या होता है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं, ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। देखो दिन के समय क्या होगा, जो जलाशय है जिनमें पानी भरा होता है, वो पानी, जलाशय का पानी सूर्य की किरणों के द्वारा क्या होता है, गर्म होता है। सीधी सी बात है कि जब सूर्य का ताप अधिक होगा तो जलाशय या जो समुद्र है उसमें मौजूद जो जल है वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के कारण जल क्या होता है, वाष्पित होता है, यानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू होता है। ठीक है, और जो बहने वाली वायु है, वो वायु इस जलवाष्प को क्या होती है, ऊपर लेकर उड़ती है। ठीक है, जहां पर फिर क्या होती है, जलवाष्प फैलती है और क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, जहां पर ये वायु इस जल वाष्प के कारण ऊपर जाकर क्या होती है, वायुमंडल में फैलती है और क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और फिर ये किसका निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है। तो ठंडी होकर ये जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। क्या हो जाती है, जल की बूंदों के रूप में संघनित होकर किसका निर्माण करती है, बादलों का। और जब ये बूंदे आकार में बढ़ जाती है या किसी ठंडे प्रदेश से ऊपर होकर क्या होती है, गुजरती है, तो ये बादल पुनः जल की बूंदों के रूप में क्या होते हैं, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम वर्षा कहते हैं। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण। तो वायु में स्थित जो हानिकारक पदार्थ है, उन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण, इन सभी हानिकारक पदार्थों की वायुमंडल में अधिकता होना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। इससे क्या होता है, इससे मनुष्यों में श्वसन, गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप, आंखों में जलन, कैंसर, पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट, पत्तियों पर विभिन्न रंग के धब्बे जैसे प्रभाव क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ये क्या है, ये वायु प्रदूषण के प्रभाव है या दुष्परिणाम है। अगला वायु प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है या प्रभाव है, वो क्या है, अम्लीय वर्षा है। क्या है, अम्लीय वर्षा। तो देखो जब जीवाश्मीय ईंधन जलते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बनती है, गैसें बनती है। जब भी हम
विभिन्न प्रकार के जीवाश्मीय ईंधन का दहन करते हैं या उन्हें जलाते हैं तो उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। ये गैसें वायुमंडल में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है। और जब बारिश होती है तो उस समय ये गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यानी ये गैसें जो वायुमंडल में मौजूद है, जब वर्षा हो रही होती है तो उस समय वर्षा जल के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाती है और वो फिर वर्षा के साथ कहां पर आता है, पृथ्वी पर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखो ये आपको चित्र में दिखा देता हूं। ये देखो विभिन्न प्रकार के जो मानवीय साधन है, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां है, उनसे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और ये वायुमंडल में जाकर जल वाष्प के बादल के रूप में क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। जब बारिश हो रही होती है तो उस समय वर्षा जल के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और यही फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ भूमि पर आता है। ठीक है। इससे देखो क्या क्या नुकसान होता है, इससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, यानी वनस्पति को क्या होती है, क्षति होती है। फिर जो जलीय जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है। फिर अम्ल हिम होता है, अम्ल वर्षा के कारण अम्ल कोहरा होता है। ये विभिन्न प्रकार की जो समस्या है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण किसी न किसी रूप में धरती पर रहने वाले सजीव और बाकी जीवों को क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो ये थी अम्लीय वर्षा। आगे बात कर रहे हैं जल की आवश्यकता, कि हमें जल क्यों जरूरी है। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% पानी उपलब्ध है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। जैसे जल के कुछ स्रोत की बात करें तो सागर, नदियां, झरने, झील, ये क्या है, ये कुछ प्राकृतिक स्रोत है। जल की जरूरत क्या है, तो ये हमारे शरीर के जो ताप है, जो टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करता है। जल मानव शरीर की कोशिकाओं, कोशिका संरचनाओं और ऊतकों में उपस्थित जो जीव द्रव्य है उसका क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में जितनी भी क्रिया हो रही है उन सब के लिए किसी न किसी रूप में जल जरूरी है। यह जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य भी करता है, यानी कई सारे जंतु और जो पौधे हैं वो जल के अंदर निवास भी करते हैं और अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। सभी कोशिकीय क्रियाएं जल माध्यम में ही होती है और सजीवों की जितनी भी कोशिकीय क्रिया है वो सब जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जल हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तभी तो कहा जाता है जल ही क्या है, जीवन है। अब जल प्रदूषण क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि जब पानी पीने योग्य नहीं रहता, उसमें अशुद्धियां मिला जाती है, तो पानी को हम क्या करते हैं, अन्य उपयोग में लाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जल में अवांछनीय अतिरिक्त पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जो शुद्ध पानी है उसके अंदर हानिकारक पदार्थों का मिलना, जिससे वो पीने योग्य या उपयोग करने लायक नहीं रह जाता, उसे क्या कहते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। कारण क्या है, कारण देखो आपको चित्र में दिख ही रहा होगा। जलाशयों में उद्योगों का कचरा डालना, देखो ये व्यक्ति बंदा कचरा सीधा फेंक रहा है नदी में। फिर जलाशयों के निकट कपड़े धोना, जलाशयों में अवांछित पदार्थ डालना, मरे हुए पशुओं जीवों का उसके अंदर बहाव करना, ये सारे क्या है, ये सारे विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। फिर बात करें भूमि प्रदूषण की, तो भूमि की जो ऊपरी सतह है वो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से कैसी होती है, भरपूर। यानी पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही मृदा के अंदर पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ और वायु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है और यह सतह किस नाम से जानी जाती है, यह सतह मृदा के नाम से जानी जाती है। बात करें मृदा का निर्माण कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है, तो मृदा के निर्माण में कुछ कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो कौन कौन से हैं देखें। पहला है सूर्य। तो दिन के समय सूर्य चट्टानों को गर्म करता है और वे क्या होती है, फैलती है। रात को ठंडी होने से चट्टानें क्या होती है, सिकुड़ती है और फैलने सिकुड़ने से उनमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। और इस प्रकार धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूटती जाती है। ठीक। फिर दूसरा कारण क्या है, पानी। तो तेजी से बहता पानी भी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो आपस में टकरा कर छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिनसे धीरे धीरे फिर क्या बनती है, मृदा बनती है।
तीसरा वायु, तेज हवाएं भी चट्टानों को क्या करती है, काटती है और मृदा बनाने के लिए रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। चौथा कारण क्या है, जीवित जीव, लाइकेन और मांस चट्टानों की सतह पर उगती है और उन्हें कमजोर बनाकर महीन कणों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारक है जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। देखो, जलवायु, ठीक है, जलवायु जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है टूटना या बिखरना। क्या कौन बिखरेगी, चट्टाने, और ये कौन किसको प्रभावित करेगी, वनस्पति को। तो चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानों के निर्माण से फिर खनिज मृदा का निर्माण होता है, और वनस्पति से किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का। तो खनिज मृदा और ह्यूमस ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर बात करें मृदा की परिच्छेदिका की, कि मृदा के जो स्तर है या जो भाग है वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र दिया हुआ है। ये कौन सी चट्टाने हैं, सबसे नीचे जनक चट्टाने, जिन्हें रूट कह सकते हैं, हम जड़ कह सकते हैं। फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, उसके ऊपर का हिस्सा, फिर बालू, गाद, कले के साथ उप मृदा, और सबसे ऊपर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ये क्या है, मृदा परिच्छेदिका, यानी मृदा के विभिन्न अलग अलग स्तर है। ये आपके सामने एक और चित्र दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। कौन, जनक सेल, चट्टाने यानी कि। फिर जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। फिर वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ये ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करती है, निश्चित करती है। तो ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के मृदा को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मृदा अपर्दन। तो मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ और अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा लगातार क्या होती है, हटाई जाती है या नष्ट होती जाती है। तो भूमि की ऊपरी सतह का या मृदा का हटना या उन्हें हटाना क्या कहलाता है, मृदा का अपर्दन कहलाता है। यानी भूमि की ऊपरी सतह का नष्ट होना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। इसके कारण क्या है, तो भूमि को पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में चराना, फिर तेज हवाओं और पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, फिर पेड़ों की कमी के होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का हटना। ये आपको देखो मृदा अपर्दन के कुछ चित्र दिख रहे हैं। पहले में देखो जल के कारण हो रहा है, दूसरे में भी देखो मृदा धीरे धीरे कट रही है, और तीसरे में ये देखो कुछ अनियमितताओं के कारण, जल की अनियमितताओं के कारण क्या हो रही है, मृदा में दरारें पड़ रही है और धीरे धीरे मृदा की जो ऊपरी परत है क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ठीक है, तो क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे।